हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। बेटा रिप्लाई कीजिए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर स्टार्ट करते अपनी लाइव क्लास को। और आज अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और प्यारा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं बेटा। नाम है बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद है ना, लास्ट क्लास में हम लोग असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट पूरा कवर कर चुके थे। उससे पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इंट्रो पढ़ चुके हैं। तो इन शॉर्ट सबसे बड़ा पार्ट था असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट याद करो, अच्छी बहू के संस्कार। अविनाश वेलकम बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी आर्यन, गुड मॉर्निंग बेटा। तो याद कीजिए बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था अपनी अच्छी बहू के सभी संस्कारों के बारे में। इन शॉर्ट कहने का मतलब, एक भी असेंशियल एलिमेंट छूटा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ये बात हम लोग जान चुके हैं ना। हाँ जी करें, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे बेटा अपना एक और बेहतरीन पार्ट। नाम है बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। क्यों, रीजन समझ लो ध्यान से बात को। अगर आपको पूरे सिलेबस के अंदर, पूरे लॉ के अंदर कभी भी कोई क्वेश्चन अटेंड करना पड़ा, तो सबसे पहली बात आपकी होने वाली है बेटा कि क्या आप ये समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन देखकर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पता लगा सको। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ध्यान रखना है मेरी बात। बहुत बच्चे पूरा लॉ पढ़ लेते हैं, पूरी बुक खत्म कर लेते हैं, फिर भी ये संदेह, ये शंका मन में रहती है कि क्या क्वेश्चन देखकर मैं ये पता लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो इसीलिए दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। तो ये चीज आज की क्लास में आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगी बेटा। बस साथ साथ में चार्ट बनाते रहिएगा, नोट बनते रहेगा। अविनाश कह रहा हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब बता क्या कर रहा। नहीं, मैंने चिड़िया चिड़िया को बुलाया था। चिड़िया आजा आजा आजा, ले जा ले जा ले जा, ले गई बेटा। आजा, सुनो ध्यान से बात को प्लीज। तो लीजिए गाइस, बिना वक्त गवाए हम आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। और बनाइए बेटा चार्ट। चलो 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 चलो, तैयार हो सेना? हाँ सर, सेना तैयार है। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर बुक का पार्ट दिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई बंधु ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर कोई है तो बेटा जाओ जाके पिछली क्लास देख लेना पहले, इससे बाद में, क्योंकि वहां पर हमने ये बात सीख ली थी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। बोलो क्लियर है? तो अब नंबर आ गया हमारे पास में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, विच मींस हम बात सीखने वाले हैं कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए द बेस्ट पार्ट सुनना ध्यान से। आपको सभी कॉन्ट्रैक्ट की लीगल डेफिनेशन को समझना होगा, उन्हें याद करना होगा। अगर ये दो चीजें हमारे साथ में क्लास में होती हैं, डैम श्योर गारंटी है बेटा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। गारंटी मेरी है, लिखित में ले लो, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ यार, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या सीख के आए थे? क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम यही सीख के आए थे? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। सर वो तो लीगल डेफिनेशन थी। अब प्लीज हर एक बात समझना ध्यान से बात को। हाँ जी, हर एक बात क्लियर करना। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पता है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है वो पता है क्या? एक बहुत प्यारी बात पूछने वाला हूं। आपके सिलेबस में, आपकी लॉ में वो बात बोल रहा हूं जो किसी बच्चों को दिक्कत है, लिखी कहीं पे नहीं है। सुनना, कॉन्ट्रैक्ट जब लिखा जाता है सिर्फ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? मेरा क्वेश्चन ये बताना मुझे। व्हाइल समबडी सेइंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? वो वैलिड बन गया, वॉइड बन गया, वॉइडेबल बन गया, कौन सा मान के चलोगे? टेल मी। व्हेन समबडी सेइंग तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही होती है? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी दिव्या, वेलकम बेटा। बताओ, व्हेन समबडी सेइंग तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया भाई? वॉइड बन गया, वैलिड बन गया, इलीगल बन गया, कौन सा बन गया? तुम्हें कैसे पता? तो नॉर्मल केस, वेरी गुड, एग्जैक्टली, यस। हाँ जी। तो व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट बन गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गाइस। एंड व्हेन समबडी इज सेइंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एज यू ऑल नो, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, विच मींस पार्टीज को लीगल एक्शन लेने का राइट देता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बताओ बताओ सर, कॉन्ट्रैक्ट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? तो लीजिए, तीन नहीं चार कैटेगरीज है बेटा सिलेबस में, तीन नहीं चार कैटेगरीज है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी लिखो, कैटेगरी नंबर 1 लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ। लिखना चालू, चार्ट बनाओ बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया, पार्ट नंबर ए। नंबर 2, फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ। हर चीज क्लियर होगी, ध्यान रखना, बस सुनना।
समझा तो अपने आप दूंगा बेटा मैं। ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया, कैटेगरी नंबर 2। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे कैटेगरी हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन या परफॉर्मेंस। कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में लिखा मिलता है ऑब्लिगेशन, कुछ कैटेगरी में लिखा मिलता है परफॉर्मेंस। तो आपको दोनों याद रखनी है। क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, आई कैन यूज द वर्ड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के बेसिस के ऊपर, या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, कि कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा, कितनी पार्टी ने किया परफॉर्मेंस फुलफिल करने को लेके। तो तीन कैटेगरी तो ये है जो आपके पास पढ़ने को मिलती है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको एक और कैटेगरी जो आपको पढ़नी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है मेरे लाल। तो नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? लिखो, द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ के बेसिस के ऊपर। अब बच्चा कहेगा इंग्लिश लॉ क्या, इंग्लिश में लिखा है इसलिए इंग्लिश लॉ बोलते हैं उसको। ना 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 ना, जानते हो ना हमारा बिजनेस लॉ कहां से आया भाई लोगों? पता है? हमारा बिजनेस लॉ ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। हाँ, कहानी सुनो, बड़ी काम की बात है, सुनो ध्यान से। एज यू ऑल नो, अगर नहीं पता तो जान लो, एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स ही थे जो बिजनेस लॉ को इंडिया में लेके आए थे। कैसे लेके आए थे? कोई पूछे आपसे कि इंडिया, आपके देश में बिजनेस लॉ आया कहां से? एग्जांपल के लिए मेरा क्वेश्चन है आपसे, सर ये बात तो हम जानते हैं ना, सुनो ध्यान से, कि ब्रिटिशर्स रूल्ड अस। प्लीज कहानी सुनना मेरी बात ध्यान से। ये बात तो हम जानते हैं ना, गली का बच्चा बच्चा जानता है कि ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया था। राज किया था ना? हाँ किया था। तो जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था, तो कैन यू प्लीज टेल मी, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हम पर, तो किस लिए आए थे इंडिया में? रूल किया ठीक है, बट आए क्या थे? पर्पस क्या था? सर पर्पस था यहाँ के बिजनेस को कंट्रोल करना, यहाँ के बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस करना। अब मुझे बताओ, जब वो ब्रिटेन से, जिसे आज हम इंग्लैंड कहते हैं, आज पहले का नाम था ब्रिटेन, जब ब्रिटेन से इंडिया में आए थे, ब्रिटेन से इंडिया में आए थे और यहाँ पर बिजनेस करने आए थे, तो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए क्या उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे हम लॉ कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी होगी क्या? बताओ हाँ या ना? जब जिसके देश में वो बिजनेस करने आए, कंट्रोल करने आए हैं, तो क्या उन्हें उस समय पर रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या कि रूल्स रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या? सर पड़ी थी। तो क्या किया उन लोगों ने? अब मैं मान लो मैं किसी के देश में जाऊं और वहां पे कंट्रोल कर रहा हूं, मैं राज कर रहा हूं वहां पर, और मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो उस देश के नए कानून बनाऊं, या तो उस देश में जाके न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करूं, या मेरा ऑप्शन है जो घर में ताजा तरह बना हुआ रखा है पहले से मेरे पास में। मतलब ब्रिटेन में जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अप्लाई कर दूं। तो तुम्हें क्या लगता है क्या किया होगा? बताना। क्या नए रूल रेगुलेशन बनाए थे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए, या फिर वही रूल्स एंड रेगुलेशन जो ब्रिटेन में चल रहे थे बिजनेस के रिगार्डिंग, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मींस लॉ, कोई लॉ का मतलब ही होता है रूल्स रेगुलेशन, उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन को इंडिया पर इंप्लीमेंट कर दिया विद माइनर मॉडिफिकेशन? क्या लगता है भाई? सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों? क्योंकि रीजन इज इंडिया और ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक बोलता है प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं, तब भी सेम नहीं थी और आज भी सेम नहीं है। तो थोड़ा बहुत बदलाव तो किया, बट उन्होंने अपने देश के कानून को इंडिया पर अप्लाई कर दिया। इसीलिए सुन लो, इसीलिए जब आज के दिन आप बिजनेस लॉ पढ़ते हो तो यहां पर आपको बहुत सारे वर्ड लैटिन लैंग्वेज में दिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज में, जिस तरह इंडिया की संस्कृति है, इंडिया की संस्कृति है कि इंडिया की लैंग्वेज जो पास्ट लैंग्वेज है वो संस्कृत है, ऐसे इंग्लैंड की अगर लैंग्वेज की बात करूं, इंग्लिश की हिस्ट्री की बात करूं, तो वहां की लैंग्वेज जो पास्ट हिस्ट्री है वो लैटिन लैंग्वेज है बेटा। तो हुआ क्या, लैटिन लैंग्वेज कहां पहुंची? उनके लोग के अंदर। उनका लोग कहां पे है? इंडिया के अंदर। इसलिए आज के दिन भी बिजनेस लोग के अंदर आप लोगों को लैटिन लैंग्वेज पढ़ने को मिलती है। तो एग्जैक्टली सही बोला विवेक ने कहा सर ऑब्वियस, हाँ जी, क्योंकि मॉडिफिकेशन करके अप्लाई कर दिया था। तो उसी बेसिस के ऊपर हमारे पास में फोर्थ कैटेगरी बन जाती है। अब और बात सुन लो, तो क्या सर आज इंडिया में जो लॉ है बिजनेस लॉ और इंग्लैंड में जो लॉ है वो सेम है? हाँ बेटा, 90% ऑफ द लॉज ऑफ बोथ द कंट्रीज आर डिट्टो सेम, सेम टू सेम है भाई। लोगों सुन लो ध्यान से, जो पढ़ रहे हो वहां पे भी एप्लीकेबल है, इंश्योर ध्यान रखना, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ओके आओ बात करते हैं। तो इंग्लिश लॉ कहूं या इसी को बोलते हैं बेटा इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ, इंग्लिश लॉ कहो या इसी को बोलते हैं इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ या इंग्लिश कॉमन लॉ, इसके नाम है। आज के दिन इसको इंग्लिश लॉ बोलते हैं, पहले से इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ बोलते थे, उससे पहले से इंग्लिश कॉमन लॉ बोलते थे। याद रहेगी बात? आगे आते हैं। तो हमारी चार कैटेगरी है। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये हम पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारा बी कैटेगरी है।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन और परफॉर्मेंस, सी कैटेगरी है, और इंग्लिश लॉ फोर्थ कैटेगरी है। तो वन बाय वन इन सभी कैटेगरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और प्लीज मेरे साथ में कंटिन्यू रखिएगा। रीजन इज उसके बाद जिंदगी में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी मेरी है बेटा। चले आई बात करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहली कैटेगरी मैं पिक करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भाई? वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? नंबर वन लिखता हूं, लिखो सब। अब देखो, बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जो तुम्हें पहले ही मैंने पढ़ा दिए अभी इससे लास्ट क्लास के अंदर। फर्स्ट आया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ मेरे लाल, क्या आज के बाद तुम्हें शंका मन में रहेगी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन तुमको नहीं आता? बताओ बताओ। जिसे हमने अच्छी बहू का नाम दिया था, तो बताओ ये बहुओं के प्रकार पढ़ रहे हो आप लोग। तो अगर जिसे मैं अच्छी बहू का नाम दिया था, तो अच्छी बहू किसे कहते हैं? बताओ बताओ बताओ। वो बहू अच्छी बहू कहलाएगी जो रात को 2 बजे नशे में आएगी, है फुल दारू के नशे में आएगी, 4-5 दोस्त साथ में होंगे उसके और मजे करेंगे, ऐसा? वो वाले लड़के बताओ, टेल मी। या वो बोलेगी नहीं नहीं हमारी बहू तो कुछ नहीं करती, सिर्फ रात को 2 बोतल शराब की पीती है, कुछ नहीं करती, कभी कभी पति का सर फोड़ देती है, लेकिन अच्छी बहू है, इसको अच्छी बहू बोलोगे तुम नालायक को? नहीं बोलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसी बहू जिसमें सारे संस्कार हो। बहू मतलब सीखने तरीका सिखा रहा हूं, नालायक को ऐसा मैं लिख के एग्जाम में नहीं करना अपने को। मीनिंग क्या था? हमने संस्कारों को नाम दिया असेंशियल एलिमेंट, बहू को नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया अच्छी बहू। तो मीनिंग क्या बना? ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल कंडीशन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बेटा बताओ, क्या फर्स्ट कैटेगरी तुमको आती है? और क्या हमने इसको कवर कर लिया था? आंसर इज यस। तो इससे पिछली क्लास में हमने जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े बेटा, वो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर देगा उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। याद रहेगी बात? आगे आता हूं। कैटेगरी नंबर 2 में, इसमें पार्ट नंबर 2 आता है। बताओ मुझे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बेटा बोलो, क्या ये सारे के सारे पार्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुके? नहीं पढ़ चुके? पढ़ चुके थे। तो मीनिंग क्या था? ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। लिखवाऊंगे इनको दोबारा से? बताओ मुझे, ये लिख चुके हैं पहले हम, क्या इनको दोबारा लिखवाने की रिक्वायरमेंट है? ये हम लिख चुके हैं पहले से, क्या दोबारा लिखवाने की रिक्वायरमेंट है? ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय, नहीं सर नो रिक्वायरमेंट। वेरी गुड बेटा। जिस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने करने से मना कर दिया। तो याद करो, अच्छी बहू इसका नाम था, पहले अच्छी फिर खराब, क्योंकि याद करो ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गया, लॉ चेंज हो गया, तो उसके वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से बाद में मना कर दिया जाए, तो उसे क्या कहोगे भाई? लोगों को बताना, उसे क्या कहोगे? अब एग्जांपल मुझे बताओ, सुनना ध्यान से। कोविड के टाइम पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? कोविड के टाइम पे 2020 की बात कर रहा हूं। कोरोना के टाइम पर जब देश में लॉकडाउन चल रहा था या लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, उस लॉकडाउन के अनाउंस करने से पहले, सुनना क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरा, कनेक्ट करना इस क्वेश्चन को। हो सकता है कुछ फैमिली में तुम्हारे साथ हुआ भी हो ऐसा कुछ। सर कोविड के टाइम पर लॉकडाउन अनाउंस होने से पहले कुछ लोगों ने अपनी शादियां फिक्स की हुई थी, है ना? नए नए कपल बनने वाले थे। तो कुछ लोगों के मन में क्या था? ख्याल चल रहा, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। तो शादियों का प्लान कर रहे थे, और शादियों के लिए उन्होंने हलवाई की बुकिंग कर रखी थी, बैंड वाले की बुकिंग कर रखी थी, फ्लावर वाले की बुकिंग कर रखी थी ना, सेल्फी स्टैंड की बुकिंग कर रखी थी। तो शादी में इतनी सारी बुकिंग करनी पड़ती है। तो वो क्या थे? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, हाँ है ना? अब बताओ, लॉकडाउन अनाउंस होने से पहले वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, हाँ है ना? जय श्री राम बेटा, मैं जय श्री राम बेटा। हाँ सुनो ध्यान से। सर लॉकडाउन अनाउंस होने से पहले वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, हाँ सर थे। बट मुझे एक बात बताओ यार, जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ, लॉकडाउन मतलब चेंज इन लॉ, लॉ में बदलाव आया कि अब से भैया शादियों में 50 लोग से ज्यादा लोग नहीं होंगे। रिमेंबर, बड़ा स्थान पे आप ऐसे शादी नहीं करोगे अरेंजमेंट। तो उस टाइम पे मुझे बताओ, लॉकडाउन के अंदर, वो लॉकडाउन जैसे अनाउंस हुआ, लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे भाई, शादियों के कार्ड थे, डेट चेंज करनी पड़ी, किसी को शादी की अपनी कुछ करना पड़ा। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले बनाए जा चुके थे, क्या बाद में उन कॉन्ट्रैक्ट को अब कंटिन्यू किया जाएगा? टेल मी, बोलो 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 कि नहीं भैया नहीं, हलवाई बोला मैं तो आऊंगा ही आऊंगा खाना बनाने के लिए, तुम शादी करो या मत करो। इज इट सो? टेल मी, बताओ बताओ बताओ। लॉ में चेंज आ गया तो उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, क्या वो वैलिड रहेगा अब? कि नहीं नहीं हम तो करेंगे करेंगे सेम डे के ऊपर, है ना? शादी हो या ना हो खाना बना के जाऊंगा। फ्लावर वाला भी बोलता है शादी हो या ना हो मैं तो डेकोरेशन करके जाऊंगा ही जाऊंगा। इज इट सो? वेरी गुड, नहीं किया जाएगा। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल, लॉ में चेंज होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका था, विच दैट सीज टू बी एनफोर्सिबल,
दैट सीज टू बी एनफोर्सिएबल, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में करने से मना कर दिया गया। सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सीज मतलब स्टॉप कर दिया गया। तो क्या मीन समझ में आया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल रहा हूं, दोज कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, क्या बोलूंगा, विच सीजेस, सीज बोलता है स्टॉप को, विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे एनफोर्स करने से मना कर दिया गया, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे एनफोर्स करने से मना कर दिया गया, कब, बाद में, तो उसे क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक चीज और सीखो यहाँ पे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी हमें, हमें कैसे पता सर, हम लॉ में चेंज देखें। तो आपके पास जो क्वेश्चन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के मिलते हैं उनमें आपको गिनती के 4 या 5 केसेस मिलते हैं। पहला केस सुनो कौन सा है, फर्स्ट केस है किसी पर्सन की डेथ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बाद में डेथ हो गई, प्लीज सुनना ध्यान से बात को, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था लेकिन डेथ हो गई एक किसी पार्टी की, बताओ प्रोमिस में एक मर गया, तो मरे वजह कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या तुम कि नहीं मर गया लेके आओ वापस, यार छुई मुई वाली कहानी है ना, शादी होने वाली थी छोड़ के चली गई, क्या करूं भाई, मर गई तो मर गई, अब बोलूं मैं तो शादी करूं छुई मुई से करूं, होगा क्या, नो, लो मना कर देगा। दूसरा डेथ वाला केस, चेंज इन लो में बदलाव आ गया, अब अगर लो ही चेंज हो गया तो क्या करोगे बताना भाई मुझे, एग्जांपल दूं और एग्जांपल सुनो लो में चेंज का, हिमाचल से, हिमाचल में एक व्यापारी है, सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हिमाचल में एक व्यापारी है, उस व्यापारी से वो व्यापारी किसका, लकड़ी काट के लकड़ियां बेचता है, ठीक है, उस व्यापारी से मैंने चंदन की लकड़ियां लिया करता रहा, एक हिमाचल के ट्रेडर से मैंने चंदन की लकड़ियां का क्या करता रहा, उससे मैंने डीलिंग कर रखी है। अब हुआ क्या, सडनली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि चंदन की लकड़ियां नहीं काटनी, चंदन के पेड़ नहीं काटने, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था लेकिन लॉ में चेंज आ गया। अब बताओ वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ में चेंज कर दिया, तो बताओ कैन यू प्लीज टेल मी, लॉ में चेंज होने की वजह से क्या पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था अब वॉइड होगा या वैलिड होगा? वेरी गुड दिव्य, एग्जैक्टली बेटा, वेरी वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो देखो बात समझना, हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिनेरियोज हैं जो हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। आगे बताओ, नेक्स्ट बताना मुझे, सर लॉ में चेंज हो गया, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, जिस पर्सन से तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तुम्हें पता चला कि वो उस पर्सन को लॉ ने कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, पैसा दे ही नहीं पाएगा, तो जो बंदा तुम्हें पैसा दे ही नहीं पाएगा उसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या? नहीं करोगे, लॉ ने मना कर दिया। आगे बताओ, उसके अलावा डिस्ट्रक्शन इन सब्जेक्ट मैटर, अब जिस चीज को लेके तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही खत्म हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब, अब बताओ किसी पर्सन ने मोबाइल बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था कि कल मोबाइल ले दूंगा, अब वो मोबाइल टूट गया, उसका खत्म हो गया, खराब हो गया, जल गया, आग लग गई उसके अंदर, बड़ा ऐसा घूम गया, बताओ क्या बोलोगे भैया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? नो, पहले बेशक वैलिड था। तो मीनिंग क्या पढ़ते हैं हम, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था अब वो मना कर दिया गया, अब वो पॉसिबल है ही नहीं। तो व्हाट इज दिस, चेक करो, इन सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है ही नहीं भाई। तो जब पॉसिबल ही नहीं है, कैन यू प्लीज, जब पॉसिबल ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दोगे बताओ? उस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं इसका पैराग्राफ नहीं लिखवा रहा हूँ, रीजन मैं लिखवा चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर इस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा। तो हमारी कैटेगरी में कितना नाम है, पहला था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दो बात क्लियर। आगे आता हूं, अब आओ नंबर 3 के ऊपर, अब नंबर आया बेटा थर्ड इसके ऊपर, अगला पार्ट है, लिखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बेटा बताओ, क्या इसका मीनिंग भी सीख चुके हो? चेक करो, ये जो अभी मैंने स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट लिखे हैं, ये सारे, ये तीनों के तीनों तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके बाद वाले नहीं पढ़े तुम लोगों ने अभी तक, इसके बाद पढ़ाऊंगा आज आपको। बट कैन यू प्लीज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या ये तीनों हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन में सीख चुके हैं? तो सीख चुके मतलब वही डेफिनेशन रहेगी भाई। इट डजंट मीन कि अच्छा टॉपिक चेंज तो लो चेंज नहीं होगा भाई, जो पढ़ लिया वो वैसा ही चलेगा मेरे भाई, वो वैसा ही चलने वाला है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या था सर, मैं बोलता हूं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोस, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। दिखाऊंगे कहां बोल रहा हूं, लिसन टू मी सर। हाँ कुछ कहेंगे, हम तो पहली क्लास में आए, हमें कैसे पता क्या पढ़ा है? तो लास्ट क्लास देखो ना बेटा, चेन में क्लास चल रही है हमारी, लास्ट क्लास देखो, हम ये पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो रिमेंबर दैट एसेंशियल एलिमेंट से पहले हमने डेफिनेशन कवर किया था, लीगल डेफिनेशन। तो पढ़ना क्या लिखा हुआ है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन आई, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन आई, याद है? तो क्या पढ़ा था, एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिएबल बाय, रट्टा नहीं मारा था, मैं सीखा था कि 5 केस हैं, 5 केस हैं। अगर प्रोमिसर प्रोमिसी में से किसी भी पर्सन का सहमति, अगर प्रोमिसी का सहमति लिया गया था 5 में से किसी भी एक एलिमेंट को यूज करके, 5 कौन से? पहला था कोएर्सन, मतलब डरा धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रेशराइज करके,
फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से, इन 5 एलिमेंट्स में से किसी को भी यूज करके अगर किसी पार्टी का प्रोमिसी का कंसेंट लिया गया है और उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। अब बता, एग्जांपल दूं, बताना, मुझे रिप्लाई करना। मैंने तुम्हारी कनपट्टी पे गन रखी, यहाँ रखी, यहाँ पे, हाँ, गन की नोक पैसे, बोले क्या कर रहे थे, माफ कर दो, माफ कर दो। अब सुनो ध्यान से बात को। मैंने तुम्हारी कनपट्टी पे गन रखी है, गन पॉइंट के ऊपर तुमसे बोला कि अपना घर बेच, अपना घर बेच। बोले कौन सा घर? बोले जो 1 करोड़ का घर है वो 10 लाख में बेच। अब सुनना ध्यान से बात को। गन पॉइंट पे मैं तुमसे 10 लाख में तुम्हारा घर खरीदने की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं भैया साइन कर पेपर के ऊपर, तू बेचेगा 10 लाख में। डर के मारे तुमने साइन कर दिए। अब मुझे बताओ कि कोर्ट को सपने आ रहे हैं क्या? टेल मी कि अच्छा नहीं गन पॉइंट पे साइन करवाया होगा, नहीं, कोर्ट डॉक्यूमेंट देख रहा है, भैया साइन किए हुए, पेपर अमाउंट लिखी हुई है, कंसिडरेशन भी है। नाउ प्लीज टेल मी, डरा धमका के किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाना, डरा धमका के किसी का कंसेंट लेना, क्या बोलेंगे? द व्हेन एट द ऑप्शन ऑफ एक अग्रीमेंट जो कि एनफोर्स हो गया, मतलब क्या था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एन अग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties। ऑप्शन बोलते हैं लॉ में चॉइस को। तो चॉइस किसकी थी भाई? मेरी चॉइस पर। वन मतलब क्या है? मैं या मेरे और भी लोग थे, हमारी चॉइस पर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। तुम कौन हो? याद रखना, जिस पार्टी का कंसेंट लिया जाता है, डरा धमका के, प्रेशराइज करके, फ्रॉड से, ये चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, फ्री कंसेंट चैप्टर में आएगा टॉपिक ये पूरा, ये अलग चैप्टर भी अलग से इसके ऊपर, फ्री कंसेंट। तो मुझे अभी मीनिंग बताओ, वोइडेबल का मतलब क्या हुआ, क्या सीखा था? सर सीखा ये था कि सोचो जिसको डराना तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये जो पार्टी में जिसको डराया गया था वो पहुंच गई कोर्ट में, जैसा मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, क्या करूं ऐसे, हाँ, चूड़ियां तोड़ने लग गई, यार क्या करूं जैसा। अब टेल मी, मुझे बताओ बेटा, जो पार्टी जिसके साथ में ऐसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, अगर वो कोर्ट में पहुंच गई और जज साहब को जाके बता दिया पूरी कहानी कि ऐसा किया था, ऐसा किया था, गन यहां रखी थी, गली चलाने वाला था। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, कोर्ट उसको क्या करेगा? कोर्ट बेटा लॉ में लिखा हुआ है, अगर कोई अग्रीड पार्टी है तो कोर्ट उसे ऑप्शन देता है, 2 ऑप्शन देता है कि दैट यू वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और यू वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। रिमेंबर, कैंसिल बोलते हैं रिसाइन को, RSCIND, रिसाइन मतलब कैंसिल करना। तो ये ऑप्शन मिलना ही, सुनना, ये ऑप्शन मिलना ही कहलाता है बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले डिटेल में सीख चुके हैं और आगे भी पार्ट आने वाला है। तो मुझे भी बात बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं बेटा हमारे पास में, कौन सा पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास में, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसमें क्लैरिटी मिली आप लोगों को? बताओ बताओ बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं कि आपको इसमें क्लैरिटी मिली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है? तो ये वॉइडेबल ऑलरेडी हम पहले सीख चुके हैं। तो जिस बच्चे को देखना प्लीज मैं चाहूंगा बेटा वहां अपना पार्ट जाके दोबारा देख लेना याद से, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए। डन है गाइस? तो मैं आगे बढ़ू, अब पढ़ाऊंगा वो पार्ट जो आपने अभी तक कवर नहीं किया। चले, या तो मैं करा चुका हूं। तो क्या सीखा आप लोगों ने? सीखा क्या सीखा? हमने सीखा 5 एलिमेंट। सर 5 एलिमेंट कौन से एलिमेंट? बेटा 5 एलिमेंट कौन से? नाम याद रखना बस खाली, क्योंकि ये दोबारा आने वाला है। पहला एलिमेंट था कोएर्सन, डरा धमका के, बट इसको सिर्फ ऐसे याद मत रखना। अभी बोल रहा हूं डरा धमका के बोल दिया, लेकिन ऐसे मत रखना, क्योंकि रीजन बेटा दोबारा से पार्ट डिटेल में आने वाला है, सुन लो। कोएर्सन का मतलब सिर्फ इतना याद रखना रिक्वायर्ड नहीं है, अलग से चैप्टर आएगा फ्री कंसेंट, वहां पर इसके स्पेसिफिक प्रोविजन लिखवाऊंगा, कैटेगरी बताऊंगा कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। आगे आओ, दूसरा है अंडू इन्फ्लुएंस। सोचो प्रेशराइज करके, बाबा राम रहीम की बात करूंगा इसमें आपसे मैं, है इनकी बात, हाँ, बाबा राम रहीम, अंडू इन्फ्लुएंस। तीसरा है फ्रॉड। क्या फ्रॉड? बताना मुझे, क्या धोखा देना फ्रॉड है क्या भाई? बताना मुझे, बताओ दुनिया वालों, बताओ दुनिया वालों, बताओ, क्या धोखा देना फ्रॉड है क्या? इट डिसीविंग समवन इज फ्रॉड। अविनाश कह रहे नहीं सर, दिव्या एग्जैक्टली बेटा, यस, हाँ, बोलो बेटा, बोलो विवेक, हाँ जी, करीना, हाँ बेटा बताओ, क्या धोखा देना फ्रॉड है? मैंने धोखा दे दिया, फ्रॉड है क्या? नहीं है खुशबुआ जी, नहीं है बेटा, नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? कुछ भी ऐसे ही बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ बोलता ही नहीं बेटा, लीगल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं तो। धोखा देना फ्रॉड नहीं है। तो किसको फ्रॉड बोलते हैं? इंटेंशन टू डिसीव इज टर्म्ड एज फ्रॉड। क्या बोला मैंने? इंटेंशन टू डिसीव इज फ्रॉड बेटा। मतलब सोच, इंटेंशन सोच को बोलते हैं। तुमने धोखा दिया बट तुम्हारी इंटेंशन थी, तुम जानबूझकर सोच समझकर धोखा दे रहे हो, डेलिबरेटली तुमने जानबूझकर किया बेटा, इसको लो ने फ्रॉड माना है। चेक कर लो ध्यान से, याद रखना, है ना, बोलते ना अनइंटेंशनली हो गया, वो फ्रॉड नहीं कहलाता।
फ्रॉड नहीं कहलाता। और सॉरी भैया देना है भूल गया आपको, क्या बोला, फ्रॉड किया मैंने आपको सामान, नहीं भाई, इंटेंशन थी तुम्हारी। अब मुझे एक बात बताओ, कोई पर्सन मैरिड था, सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन मेरा, बताओ मुझे, कोई पर्सन की शादी हो रखी थी, शादी हो रखी थी, ठीक है, सुनना ध्यान से बात को, और कोई लड़की आके बोली, ओए मेरे से शादी करोगे? वो बोला हाँ हाँ करूंगा, तुमसे भी करूंगा, तुमसे भी कर लूंगा, तुमसे भी कर लूंगा। अब मुझे बताओ, जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और वो व्यक्ति जो ऑलरेडी मैरिड है, वो दूसरे पर्सन को बोल रहा है ओके शादी कर लूंगा, और बाद में उससे भी शादी कर ली, उससे भी शादी कर ली, उससे भी शादी कर ली, तो टेल मी, बताना मुझे, शादी करने के बाद उन लड़कियों को जब पता चला कि ऑलरेडी मैरिड था, तो बताना मुझे वो क्या बोलेंगी, तुमने धोखा दिया है। वो कहेगा नहीं पागल है क्या, धोखा दिया मैंने? किसको धोखा बोलते हैं? मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं क्यों धोखा दिया? तूने पूछा मुझे शादी कर रखी है नहीं कर रखी, बताओ मुझे। चुप रहना तो फ्रॉड होता ही नहीं है, हम पढ़ते ना, मेयर साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, चुप रहना फ्रॉड है ही नहीं। तो जवाब दो मुझे बेटा, चप्पल जूते पड़ेंगे पड़ेंगे गारंटी है, बट टेल मी, क्या यहाँ पर इंटेंशनली धोखा दिया गया नहीं दिया गया? आप ऑलरेडी मैरिड हो और किसी को बता ही नहीं रहे, शादी करने तैयार हो गए, टेल मी क्या बोलेंगे? तो अभी चेक करते हैं, इंटेंशन टू डिसीव इज टर्म्ड एज फ्रॉड, पता होना और उसके बाद धोखा देना इज फ्रॉड है बेटा, सिर्फ डिसीविंग इज नॉट फ्रॉड। इज इट क्लियर? तो ये बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर फ्री कंसेंट के अंदर। आगे आओ, फ्रॉड वाला पार्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, और यहां तो मैं प्रूव करूंगा आप लोगों से। भैया बताना आपका नाम क्या है, क्या बोल रहे हो सर, आपकी उम्र कितनी है, कैन यू, मैं अभी इमीडिएट प्रूव कर सकता हूं आप लोगों के साथ में कि आप सब लोग मिस रिप्रेजेंट करने वाले हो और आप सब फंसने वाले हो। क्या बोल रहे हो सर, सच्ची मुच्ची बेटा, पूछूं तुम्हारा नाम और तुम्हारी एज क्या है, टेल मी। हाँ जी, हाँ यस विवेक बेटा, वो वहां पढ़ेंगे बेटा अलग से। बताओ मुझे, अविनाश कह रहा 18, विवेक कह रहा 18, बताओ बाकी बताओ, तुम्हारा नाम और तुम्हारी एज कितनी, तो एज बता दो, एज कितनी है? 18 18 18 18, 17 17 17 17, खतरा खतरा खतरा, हाँ 18 17 सब लिख रहे हैं, निकुंज ने भी लिख दिया, ने लिखा 17 18, ठीक है ओके। दिवेगा 17 प्लस है बेटे। अब अगर तेरे को फॉर्म में लिखना हो, क्या लिखेगी? 17 प्लस, टेल मी, बताओ बताओ बताओ, जवाब दो। सुनो बात ध्यान से, लिसन टू मी गाइस, अब मैं बोल रहा हूं, चेक करना तुम्हारी एज, ठीक है। इंडिया में एज निकालने के 3 तरीके हैं बेटा, इंडिया में एज, हम मोदी जी गलत बोलते हैं लाइक करे, इंडिया में एज निकालने के 3 तरीके हैं बेटा। 3 तरीके कौन से हैं? एक तरीका है बेटा, एज निकलती है डेट टू डेट, अब तुम चेक करना कैसे निकल तुम लोगों ने। वन इज, जिस डेट को पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ, उस दिन से लेके आज की डेट तक तुमने अपना पूरा काउंट कर लिया। मतलब कुछ बच्चे काउंट करते हैं कि अगर कोई बच्चा 1994 में पैदा हुआ था दिसंबर में, है ना, 25 दिसंबर को बर्थडे आता है उसका, तो पूरा काउंट करता है, पूरा 94 95 96 97 98 ऐसे काउंट करता है। एक एक तरीका ये वाला। सेकंड, एक तरीका है बेटा कौन सा, कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये वाला बोला सेकंड मेरा तरीका मैंने, कि पूरा साल काउंट करोगे, डे टू डेट काउंट करोगे। तीसरा तरीका होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एग्जैक्टली आपका फाइनेंशियल ईयर वाला पार्ट। अब मुझे बताओ तुमने कौन से पैटर्न से अपना डेट ऑफ बर्थ निकाला बेटा, चेक कर, देखो चेक करो, अभी दिखाता हूं तुम क्या गलती करते हो। लो सच में वास्तविकता में प्रिवेल करता है मेरे लाल, तुमने कौन से तरीके से निकाला, पहले से, सेकंड से, थर्ड से, जो 3 पैटर्न्स ऑफ फाइंडिंग योर एज। तो मैक्सिमम बच्चे या तो इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और दोनों के दोनों तरीके कमर्शियल डीलिंग में गलत है, ध्यान रखना। अगर आपने इन दोनों से एज निकाली है, और अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हो, मतलब आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्जांपल होता है ना, इंश्योरेंस ले लिया आपने, या आप अपना बैंक में अकाउंट खोल के बैठे हो, फॉर्म भर दिया, रिमेंबर मुझे पता यही करोगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। गाइस पता है, आपकी कॉमर्शियल डीलिंग्स, मतलब इन शॉर्ट आप कहीं पे कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दिस टू आर नॉट प्रेफरेबल, ये नहीं माना गया। अगर आपने इनसे प्रूव किया है, याद रखना बाद में वो चीज मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट होगी, कि तुमने अपनी एज गलत तरीके से भरी। क्योंकि चेक करो, जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो इवन, तो उसमें लिखते हो नीचे बॉक्स, वाला बॉक्स टिक करके लिखते हो, टिक, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन बाय गिवन बाय मी इज ट्रू टू माय नॉलेज, लिखते हो ना। क्या है वो, क्या करते हो तुम, कंफर्मेशन दे रहे हो कि भैया हाँ जो मैंने लिखा वो सही है ना। कोई अपने बाप का नाम, पिताजी का नाम कैसे गलत लिखेगा, लिख देगा? नहीं ना, कि मेरे पिताजी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, या तो ये लगा लो या ये लगा लो, ऐसा लिखते हो? नहीं ना, इंसान नाम लिखता है ना, बट नाम में गलती करता है, सरनेम। डॉक्यूमेंटेशन में क्या नाम यूज किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या नाम यूज किया गया है, और यहां पर नाम क्या यूज कर रहे हो।
मेरे साथ हो चुका बेटा, हो चुका। मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा नाम नितिन है, ओनली नितिन, हाँ। और मैं सरनेम है नितिन भारद्वाज, बट मेरे डॉक्यूमेंटेशन में नितिन लिखा हुआ है। नाउ प्लीज टेल मी, अगर मैं कहीं पे नितिन भारद्वाज डॉक्यूमेंट्स में पेमेंट करने के अंदर, अग्रीमेंट के अंदर अगर ये लिखता हूं नितिन भारद्वाज, नाउ प्लीज टेल मी गाइस, क्या तुम उसे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहोगे क्या? और ध्यान रखना, मिस रिप्रेजेंटेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, अगली पार्टी बाउंड नहीं है, वो मना कर देगी। और हमारे देश के अंदर मैक्सिमम, सुन लो ध्यान से, जिन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, सभी लोग, नॉट ओनली बच्चे, सब लोग सुन लो, जिन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है देश के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर, उन सब लोगों ने गलती बहुत बड़ी की हुई है। आपको भी नोटिस करना, जब आप अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या पॉलिसी लेते हो, उस समय फॉर्म आपको भरने को कहा जाता है और आप उस पर साइन करते हो। आपने वहां पे अपनी एज भर रखी है, चेक कर लो एज कौन सी भर रखी है, ये भरनी चाहिए। नंबर 2, आपने अपना नाम लिखा हुआ है, नाम चेक करना कौन सा नाम लिखा है, जो आपका नाम एक्चुअल में है, डॉक्यूमेंट में है। याद रखना, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आज जब प्रीमियम पे कर रहे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रीमियम लेते रहेंगे, आने दो आने दो आने दो। लेकिन जिस दिन आपका मैच्योरिटी का डेट आएगा, जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगा, दैट मींस जिस दिन पेमेंट लेने की बारी आएगी आपकी साइड से कि लाओ भैया हमारा पैसे दो, चेक करना देश के अंदर पेमेंट रुक जाती है लास्ट में जाके। क्यों रुकती है? क्योंकि कंपनी उस टाइम पे बोलती है, ओ भैया आपने किया है मिस रिप्रेजेंटेशन, यू आर गिल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, और अगर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। याद रखना, पूरी गेम, पूरा का पूरा गेम इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में चला जाता है, उसकी चॉइस है वो पैसा दे या ना दे। याद रखने बात, तो ये क्या है, जो पढ़ रहे हो उसका रियल एप्लीकेबिलिटी सीखो, तभी लो याद भी होगा मेरे लाल, समझे? हाँ जी, आगे आओ, मेरा है, मुझे पता तुम्हारा है, जानता हूं इसलिए मुझे पता है, इसलिए एग्जांपल दिया। अगला हम पढ़ेंगे मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब गलती नहीं है। हाँ, गलती नहीं है क्या मतलब मिस्टेक? मिस्टेक मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपको इंडियन लॉ की मिस्टेक की है, आपने फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है। हाँ जी, नहीं बेटा विवेक, फ्रॉड नहीं हुआ बेटा, इसका मीनिंग अलग होता है, दिखाऊंगा आपको बात। मिस, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन ये बनती है व्हेन अ पर्सन कॉन्फिडेंटली असर्ट समथिंग, समथिंग इज ट्रू, मतलब इंटेंशन नहीं थी, आप अपने नाम को लेकर, मुझसे कोई बोले आपका नाम क्या, क्या बोलूंगा सर? नितिन भारद्वाज, यही बोलूंगा ना, मुंह से यही निकलेगा ना मेरा। व्हेन ए पर्सन इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर, रिमेंबर क्या बोला, व्हेन ए पर्सन कॉन्फिडेंटली असर्ट समथिंग, मैंने कुछ असर्ट किया, कुछ स्टेट किया, कुछ बोला, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, रिमेंबर, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा नाम सही है, नितिन भारद्वाज माय राइट नेम, रिमेंबर, बट विच इज नॉट ट्रू, और इट डो बिलीविंग इट टू बी ट्रू, अदर पार्टी मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट, और तुम्हारी इस बात को विश्वास करके सामने वाला पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये कॉमन सी बात है भाई, कोई बंदा अपना नाम क्यों गलत बताएगा, कोई बंदा अपनी एज क्यों गलत बताएगा? नाउ प्लीज टेल मी गाइस, अगर ये चीज सोच कर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और बाद में प्रूव हुआ कि तुमने जो बताया था वो मैच नहीं करता, तो इसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, या इंटेंशन, तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी धोखा देने की, बट फिर भी हो गया ना, फिर भी इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर होगा क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, मैं तो लूट जाऊंगा अविनाश कर, अविनाश बेटा तो करेक्शन करवा ले, करेक्शन करवा लो बेटा, करेक्शन पॉसिबल अब तो, बट मैच्योरिटी के बाद करेक्शन पॉसिबल नहीं होती मेरे लाल, समझा? हाँ जी, क्लियर हो गया? तो ये बात हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कैटेगरी नंबर 1 के अंदर। अब मैं बता रहा हूं दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े हुए, ठीक है? तो याद रखो कितने पढ़ेंगे। पहला हमने लिखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 वॉइड, नंबर 3 वॉइडेबल। अब नेक्स्ट लिखो, ऑन द बेसिस वैलिडिटी के अंदर फर्स्ट कैटेगरी में लिखते हैं, लिखो फोर्थ, लिखो बेटा फोर्थ, लिखो अन, फोर्थ लिखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ लिखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और इसको नोट करना ध्यान से, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात दिखाऊं जो तुम्हारे मॉड्यूल में गलत की हुई है, क्या बोल रहे हो? हाँ गाइस, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इलीगल अग्रीमेंट्स होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इलीगल अग्रीमेंट वर्ड राइट वर्ड है सर, मतलब प्रूव कर लो, चेक कर लो भैया, पहले भी नहीं समझाता हूं ध्यान से। वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं प्रेफर करूंगा कॉन्ट्रैक्ट बेशक लिखा मिले, बट इस वर्ड को आप अग्रीमेंट ही ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है ही नहीं। सुना ध्यान से बात को, अब सुनना क्या किसको बोलते हैं, लिसन टू मी गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, दो बातें पूरी कहानी खत्म। वर्ड है इलीगल अग्रीमेंट्स या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, किसे कहा जाता है? लोग कहता है भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे अग्रीमेंट जिसे करने से मना किया गया, विच आर फॉरबिडन बाय लॉ, और जिनके लिए पनिशमेंट है, मतलब ऑल्सो पनिशेबल अंडर द आईपीसी। रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? दोज अग्रीमेंट, क्या बोलूंगा? दोज अग्रीमेंट, लिख लो, चार्ट चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ। दोज अग्रीमेंट विच आर फॉरबिडन, विच आर फॉरबिडन, लिख लो, फॉरबिडन बाय लॉ, ये फोर्थ नंबर है, तीन तो हो चुके ऊपर वाले, फॉरबिडन बाय लॉ,
दूसरा एंड, और नहीं है, एंड ऑल्सो पनिशेबल, जिसके लिए पनिशमेंट है, एंड ऑल्सो पनिशेबल अंडर द आईपीसी, अंडर द आईपीसी, सुना है क्या? आईपीसी की धारा के तहत तुम्हें सर, है ना? आईपीसी, इंडिया में एक ही क्रिमिनल एक्ट है। बिजनेस लॉज तो बहुत सारे हैं भैया, कॉमर्शियल लॉ बहुत सारे हैं, बट क्वेश्चन है इंडिया के अंदर एक ही क्रिमिनल एक्ट का नाम है आईपीसी, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक ही क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट ऑफ इंडिया, नाम है इंडियन पीनल कोड। क्या बोलते हैं? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल बोलते हैं पेनल्टी को, इंडियन पीनल कोड, ये है आईपीसी। तो जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा, है ना, जेल हो गई, उम्र कैद हो, किस में आती है? ये सब कुछ बेटा हमारे पास में किस में आती है? आईपीसी में आती है। क्या नहीं दिख रहा बेटा करीना? ठीक है, क्लियर है, विजिबल? हाँ, विवेक पॉइंट ऐसे मत रखो। देयर टू पॉइंट्स, आपको अगर आज के बाद, मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे पढ़ के आते हैं कहीं से भी, ठीक है, ओके, फिर वो इंटर में आते हैं मेरे पास में, फिर वो कहते हैं सर इसका आंसर ये होगा, इलीगल। अरे भाई कैसे? हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग इन द पार्ट, होता है ना भैया, कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि मेरे बच्चों को दिक्कत कभी नहीं आई, गारंटी मेरे साथ में पक्का लिख के देता हूं मैं आपको, क्योंकि डे वन से उन्हें चीज क्लियर कर रखता हूं कि ये चीज ऐसी है, इसका मतलब ये होता है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं किसी भी अग्रीमेंट को इलीगल बोल सकता हूं? क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे, बताना, क्या मैं किसी भी अग्रीमेंट को इलीगल का नाम दे दूं? बताओ बताओ बताओ, दे दूं नाम इलीगल का? नहीं सर। तो पॉइंट समझो, अगर कभी भी तुम्हें कोई पर्सन बोले इलीगल है, तो क्यों है बताना उसको, प्लीज सुनना ध्यान से। पहला वर्ड, द वर्ड इज कॉल्ड फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब होता है मना किया गया हो, मना किया गया हो, जिसके जो करने से मना किया गया है। मना किया गया मतलब नॉट एनफोर्सिएबल, लॉ उसे परमिशन नहीं देगा। और दूसरा लिखा ऑल्सो पनिशेबल, और जिसको करने से पनिशमेंट भी है, एंड है, एंड पनिशमेंट। तो दो चीजें जहां पर अप्लाई हो जाए, सुन लो, दो बातें जिस भी अग्रीमेंट पे अप्लाई हो जाए, कौन सा? मना किया गया प्लस पनिशमेंट है, मना किया गया प्लस पनिशमेंट है, बेटे लाल, उसको बोलते हैं इलीगल अग्रीमेंट। तो क्वेश्चन दे रहा हूं, दो तुमको रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? अच्छा बताना मुझे, आई एम गिविंग एन ऑप्शन, सुनो ध्यान से बात को। मैं तुम्हें कहता हूं किसी पर्सन को जान से मारना है भाई, सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति है चमन लाल, सुनो ध्यान से, चमन लाल नाम का व्यक्ति है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा तो जान से मार दो उसको। ऑफर है क्या? चेक करो, ऑफर है या नहीं है? चमन लाल को जान से मारना है, मर्डर करना है, 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ऑफर है या नहीं है? सर है। तुमने बोला मार देंगे, टपका देंगे, एक्सेप्टेंस है या नहीं है? है सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, चेक करना, दिखाता हूं। ऑफर है, हाँ है। एक्सेप्टेंस है, हाँ है। कंसिडरेशन है क्या? बताओ मुझे, क्या कंसिडरेशन है? 5 लाख रुपए और जान से मारने की सर्विस, है ना? सर्विस इतना, हाँ भाई सर्विस है, तो क्या बोलेंगे? ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है और कंसिडरेशन भी है। जवाब दो बेटा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या कहलाता है? सर ये कहलाता है अग्रीमेंट। पढ़ चुका ना, लाएगा, दिखा चुका हूं। ऑफर हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, फिर हुआ है कंसिडरेशन, तो क्या बन गया? अग्रीमेंट तो बन गया, अग्रीमेंट तो बन गया। नालायको, अब मुझे बताओ, क्या लो तुम्हें जान से, किसी को जान से मारने वाला, करने वाला अग्रीमेंट को एनफोर्स कर देगा क्या? कि हाँ हाँ जान से मारना तो बड़ी आसानी से, नॉर्मल सी बात है, देश में तो नॉर्मल चीज चलती रहती है। नाउ प्लीज टेल मी, क्या किसी को जान से मारने के लिए किया गया अग्रीमेंट को लो एनफोर्स कर देगा? यस और नो, बताओ। लो एनफोर्स कर देगा, यस और नो? टेल मी। नहीं सर नहीं। अब एक मिनट रुक जा बेटा, बताओगे समझ में, बताओ पहले, क्या अलाउ कर देगा? नहीं करेगा। तो क्वेश्चन इज, जिस अग्रीमेंट को करने से मना कर दिया, मतलब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो याद रखना बेटा, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मैं बता रहा हूं, याद कर लो आपसे। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब ही होता है नॉट एनफोर्सिएबल। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सुन लो, मैं बता रहा हूं, नॉट एनफोर्सिएबल, क्योंकि रीजन इज, तभी तो इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है अग्रीमेंट विच आर फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब होता है विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दूसरा वर्ड, अब बताओ बेटा, किसी को जान से मारने के लिए किया गया अग्रीमेंट के लिए पनिशमेंट है या नहीं है? बताओ। ये नॉर्मल बात है, कोई मना कर दिया ना, मत मार मत मार मत मार, कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्या? ये पनिशमेंट भी है? बताओ बताओ। हाँ सर हाँ, इसके लिए पनिशमेंट भी है। तो बताओ मेरे लाल, क्या दोनों बातें यहां पर अप्लाई हुई, हाँ या ना?
जान से मारने वाली बात, किडनैपिंग वाली बात, स्मगलिंग वाली बात अगर मैं करता आप लोगों से तो अग्रीमेंट तो ठीक था, बट अग्रीमेंट बनने के बाद लॉ उस अग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करता, और नहीं करता प्लस पनिशमेंट भी थी। इसीलिए ऐसे अग्रीमेंट को बोलते हैं बेटा इलीगल अग्रीमेंट। बेशक आपकी बुक में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अग्रीमेंट एक्चुअल वर्ड है इसके साथ में, ठीक है। और आज से पहले 4-5 साल पहले जो बुक्स आपकी आती थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा ही नहीं जाया करता था, ये तो अब लिखना शुरू कर दिया इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। क्लियर है गाइस, ये क्लैरिटी रहेगी। तो ये है मेन डिफरेंस इसका। एग्जांपल एक और पूछूं, शादी में 50 लोग अलाउड थे तो फिर किसी ने उसे, विवेक बेटा लोगों ने बुलाए, वायलेशन किया ना बेटा, और जहां पर ऐसा हुआ पनिशमेंट भी थी उसकी, ध्यान रखना। समझे क्या बोल रहा हूँ? ओके, वो हुआ था। ओके, वो नॉर्मल देश है बेटा, कोई मानता है यहाँ पे बात है? लो सिखाया जा रहा है। अब मुझे बता, लो में लिखा है कि रेड लाइट पे गाड़ी नहीं लेके जानी, जंप नहीं करनी, करते ना लोग भाई, फिर क्या होता है? पकड़ लेंगे तो पनिशमेंट, नहीं पकड़ा घर निकल जाएगा अपने आप चुपचाप। इंडिया में डाल, समझो बात ध्यान से। चले, हाँ जी। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन इसी पे पूछ रहा हूँ, रिप्लाई करना, ठीक है? बताना मुझे, बताओ बेटा बताओ, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, आसमान से चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। ऑफर दिया मैंने आपको, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया 5 स्टार, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार, है ना, पंच तारा वाले गाना ना, वही वाला गाना है ना, मैं 5 तारे तोड़ के लेके आऊंगा, 2 लाख रुपए लगेंगे भाई लोगों। ऑफर दिया है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, हाँ एक्सेप्ट है, ठीक है भैया, इसने बोला एक्सेप्ट है, हाँ हाँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट है, ठीक है। ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी हो गया, कंसिडरेशन क्या है? 2 लाख रुपए और तारे तोड़ के लेके आना, कंसिडरेशन है क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। अब चेक करके बताओ मुझे, क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है या नहीं है? बताओ। हमारा जो अब मैंने एग्जांपल दिया, वेरी गुड राम बेटा, बहुत बढ़िया विवेक, एग्जैक्टली सही लिखा ना, लाइक काट क्यों रहा है? टेल मी, क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है या नहीं है? इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब आपकी पहली कंडीशन होती है सक्सेसफुल, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मना किया गया। बट चांद तारे तोड़ने के लिए करने वाला अग्रीमेंट के लिए पनिशमेंट है क्या भाई? जेल में डाल देंगे मेरे को? टेल मी। वेरी गुड निखिल, एग्जैक्टली अविनाश, नो 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 नो, मतलब भैया, मतलब इसका मतलब मना किया गया है बट पनिशमेंट नहीं है। तो जवाब दो, जो मैंने तुम्हें सेकंड एग्जांपल दिया, क्या उस अग्रीमेंट को इलीगल अग्रीमेंट बोलोगे क्या तुम लोग? टेल मी, या ओनली वॉइड अग्रीमेंट बोलोगे? क्योंकि मना करना मतलब वॉइड अग्रीमेंट। बताओ बेटा बताओ, क्या इसको अब जो मैंने एग्जांपल दिया चांद तारे वाला, इसे इलीगल अग्रीमेंट का नाम देंगे, वॉइड अग्रीमेंट का नाम देंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश दिव्या, राम, अविनाश, निकुंज, बहुत बढ़िया, करीना, हाँ जी, यस वेरी गुड विवेक, तो जिसके लिए पनिशमेंट है वो इलीगल है, वेरी गुड, वॉइड है। बहुत बढ़िया, क्लैरिटी मिली, समझ में आया डाउट? तो क्वेश्चन देख के तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वॉइड कौन सा और वॉइड और इलीगल कौन सा, याद रहेगी बात। तो इसका मतलब क्या, आप मुझे बात बताओ, इसीलिए एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, लिखूं? आओ लिखते, क्वेश्चन लिखना, बताना मुझे ट्रू और फॉल्स, ठीक है? क्वेश्चन ले रहा हूं, बताना मुझे। स्टेटमेंट है, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स, नोट करना, ऑल इलीगल अग्रीमेंट, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट, बट सारे वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, आर नॉट इलीगल, बट सारे के सारे इलीगल नेचर के नहीं होते। बताओ बेटा बताओ, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट इज ट्रू, बताना मुझे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 2, स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी, पार्टली ट्रू, पार्टली ट्रू, थोड़ी सही है, आधी सही है, एंड पार्टली फॉल्स, पार्टली फॉल्स। और क्वेश्चन दे रहा हूं, रिप्लाई करना मुझे, पार्टली फॉल्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। लो भैया लो, हैंड टू हैंड क्वेश्चन, ताकि तुम्हें याद है जिंदगी भरी पॉइंट। इस ऑप्शन क्वेश्चन का रिप्लाई करो मुझे, ए बी सी डी, वेरी वेरी गुड। Which is the right answer guys? A B C D, A B C D, A B C D, A B, क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ कि जिंदगी में तुम्हें ये डाउट रहेगा कि वॉइड अग्रीमेंट या इलीगल क्या होता, हम समझ नहीं पाएंगे सर इसको? कभी नहीं रहेगा भाई लोग, कभी नहीं रहेगा। रीजन इज, सबका जवाब सही है, आंसर इज, सर कॉमन सी बात है, ये पूरी स्टेटमेंट सही है। सही है मतलब सही है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं?
तो आंसर क्या है? इज द राइट आंसर गाइस। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल का मीनिंग क्लियर है गाइस। तो याद रखना, इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड नेचर के होते हैं। दूसरा, इलीगल अग्रीमेंट का कोलेटरल इवेंट भी वॉइड होता है। कोलेटरल बोलते हैं, मतलब एग्जांपल समझते हो, जान से मारना और 5 लाख रुपए देना। तो जान से मारना तो इलीगल है ही, वॉइड है ही। 5 लाख वाली बात, अब बताओ किसी का मर्डर करके कोर्ट में पहुंच गया, जज साहब इसके कहने पर मैंने जान से मारा है उसको, मेरे 5 लाख नहीं दे रहा, बताना कि जज साहब तुम्हें 5 लाख दिलाएगा बेटा? टेल मी। किसी के कहने पर मर्डर कर दिया, तो क्या बताओ मुझे, क्या उस केस के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर वो आपको 5 लाख दिलाएगा? है? को जैसा उठाओ इसको यहाँ से, चल खड़ा हो, चल ले चलेगा वहां पे, डालो जेल में इसको, समझे? नो, एग्जैक्टली। चले, तो गाइस ये था हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, कौन सी? एबीसीडी, फर्स्ट का फोर्थ आइटम, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फिफ्थ वाला पार्ट, 5 ही इसमें, वैलिडिटी में 5 पार्ट पढ़ने आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ वाला पार्ट कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में फिफ्थ प्रोविजन लिखो, लिखो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट गाइस, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। सीखेंगे पर दमदार सीखेंगे मेरे भाई, लोगों को मुझे स्पीड अप में नहीं भगाना आप लोगों के लिए, सीखेंगे बट बहुत दमदार तरीके से सीखेंगे, गारंटी मेरी है। सुन लो, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब किसको बोलते हैं अनएनफोर्सिएबल? तो नाम में छिपा हुआ अनएनफोर्सिएबल, जिसे लॉ परमिशन नहीं देगा, ना देगा, ना देगा, ना देगा, ना देगा, जिसे लॉ परमिशन नहीं देगा उसे बोलते हैं अनएनफोर्सिएबल। तो क्यों नहीं देगा? ऐसा क्या हो गया? क्या किया इसने? बताओ, क्या तूने किया? क्या कह रहा मैंने कुछ नहीं किया। अब सुनो ध्यान से बात क्या बोल रहा है, लिसन टू मी गाइस। प्रोविजन है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है, तो मैं लिखता हूं पहले, ठीक है, सुनना ध्यान से। सर, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड सुना, कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस, कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस, प्लीज सीखना, सिखा रहा हूं अभी आपको लो में, विच आर गुड इन सब्सटेंस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सब्सटेंस में अच्छा है। अब बच्चा का सब्सटेंस क्या होता है, यही तो गलती करते हो, वर्ड दिखा छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, पकड़ो उसको, सीखेंगे उसको। गुड इन सब्सटेंस बट, लेकिन, किंतु, परंतु, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, मैं तुम्हारे पैराग्राफ को तोड़ रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, ये डेफिनेशन इसकी, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। कि टेक्निकल का मतलब यहाँ पे तारे खराब हो गए ऐसा बोलोगे कि ओ इसकी तारे बिट गई है, स्पार्क हो गया, ऐसा नहीं। टेक्निकल डिफेक्ट में नहीं समझाऊं, टेक्निकल में लीगल डिफेक्ट बोलते हैं, टेक्निकल डिफेक्ट लिखो, कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसलिए वो एनफोर्स नहीं हो पाया, कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और ये बात मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, हर चीज डिटेल में समझेंगे इस पार्ट को। तो वर्ड आया मेरे भाई कौन सा, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट गाइस, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है? दो वर्ड है, समझना बात ध्यान से, सुनना ध्यान से। हाँ विवेक, सुन ले बेटा, बात तो सुन मेरी, नो दैट इज नॉट मीनिंग। पहली बात जो तुमने ध्यान नहीं दी कभी आज से पहले, सुनो ध्यान से बात को, और जो बताई भी नहीं जाती, सुन लो। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट लाइन लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज गुड इन सब्सटेंस। तो फर्स्ट वर्ड तो ये आता है कि हमको ये बताओ कोई, ये सब्सटेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंस का मतलब होता है बेटा, लिखो, इसी सब्सटेंस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर, जिसका सब्जेक्ट मैटर अच्छा है। सर ये क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, झूठ थोड़ी बोलूंगा। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बहू के सभी संस्कारों को ही सब्सटेंस कहा गया है। असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही सब्सटेंस कहा गया है, विच मींस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल मतलब तारे खराब ना होना नहीं है, टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब है बेटा बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। क्या बोल रहा हूं? बार्ड मतलब रोका गया बाय लिमिटेशन एक्ट। इंडिया में एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, सुन लो ध्यान से, लिमिटेशन एक्ट 1963। ये एक्ट क्या है बेटा? इंडिया में जब भी कोई एक्ट लॉ पढ़ते हो ना, उन सभी लॉ के अंदर एक बात लिखी मिलती है कि ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। शादी कर पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, लोन ले लोगे बट रिकवर कब नहीं हो पाएगा, ये सब लिखी हुई है, ये क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। तो जिस एक्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्या नहीं कर पाओगे, आई कैन यूज द वर्ड द एक्ट विच स्टेटेड द लिमिटेशन, जो एक्ट बताता है भैया, लिमिट लगा देता है कि क्या नहीं कर पाओगे, उस एक्ट को बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट।
और उस लिमिटेशन एक्ट के थ्रू अगर किसी चीज को करने से मना किया गया बेटा, उसी को बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट। तो वर्ड क्या है आप समझना, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसका सब्जेक्ट मैटर जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट हो, बट लिमिटेशन एक्ट ने उसे करने से मना कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सर कोई एग्जांपल है क्या? बेस्ट एग्जांपल सुनना, एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, रिप्लाई करना। हालांकि कंपनी एक्ट आपको इंटर में पढ़ाऊंगा, बट कंपनी के रिगार्डिंग प्रोविजन पूछ क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? जवाब देना मुझे। कंपनी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरा क्वेश्चन समझना बेटा, कंपनी है, सुनना ध्यान से, लिसन टू मी गाइस। कंपनी का नाम है अल्फा कंपनी, अल्फा लिमिटेड, ठीक है? प्लीज 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 हर बच्चे इस बात को सुनेगा, क्वेश्चन दे रहा हूं, रिप्लाई करना मुझे, आंसर देना, ठीक है? दो बातें बोली मैंने खाली। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट है। जब भाई सारे एसेंशियल एलिमेंट है तो कॉमन सा लॉजिक है भाई, सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं तो कॉमन सी बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, है ना? हाँ होना चाहिए। लेकिन फिर भी अच्छा सीओसी का नाम लो, अरे हाँ अच्छी, वेरी गुड, तूने मुझे याद दिलाया, वेरी गुड बेटा। लेट्स सपोज कंपनी का नाम है सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? कंपनी का नाम है सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सुनो सुनो सुनो, आओ भाई सीओसी की बात ही करते हैं। हाँ, सीओसी सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है ना? हाँ, सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूं बेटा, सुनना। अब एज पर द कंपनी, इंडिया में कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है बेटा कि कंपनी की जितनी भी सारी चीजें हैं, इन शॉर्ट कंपनी क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, इट मींस द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी की पावर, कंपनी के इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन जहां लिखे होते हैं, उन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेटा सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सुनने क्या बोल रहा हूं? कंपनी का मेमोरेंडम, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी कंपनी की पावर और कंपनी की लिमिटेशन को बताता है। कंपनी क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का प्लेस क्या है, कंपनी कौन सा नाम यूज करेगी, रिमेंबर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, ये सब बातें कहां लिखी होती है? कंपनी के एमओए में लिखी होती है। और कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, इंटरनल रूल रेगुलेशन को बेटा वो लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सुना ध्यान से बात को, ठीक है? अब मुझे बताओ, बात पूछ रहा हूं, तो कंपनी के सीओसी एजुकेशन कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मेमोरेंडम के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्लोज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्लोज होता है, क्लोज, ये पढ़ाऊंगा इंटर में, अभी सुन लो ध्यान से। कंपनी के सीओसी एजुकेशन कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल सर्विसेज। कंपनी एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, द बेस्ट एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेस्ट एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है? कंपनी एजुकेशनल सर्विसेज के लिए एडटेक कंपनी है, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिमेंबर, आप सुनना ध्यान से बात को, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, सभी प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए, कोर्सेज के लिए, रिमेंबर। तो अब मुझे बताओ, इसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है? आप ये बात जानते हो, बचपन में सीखी, स्कूल में सीखी थी आपने, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी होती है। आर्टिफिशियल, हमारी तरह नहीं है। सुना कभी कंपनी की शादी हो गई, बल्ले 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 बल्ले, सुना कभी? नहीं सुना होगा भाई। कंपनी का डिवोर्स हो गया, सुना कभी? नहीं सुना। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, डीलिंग कर सकती है, रिमेंबर। बट कंपनी की शादी नहीं होती, डाइवोर्स नहीं होता, गर्लफ्रेंड नहीं होती, बॉयफ्रेंड नहीं होती, जेल नहीं भेज सकते, ये कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है? इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ओके है बात, हाँ है ना? हाँ सर ओके। अब मेरा प्रश्न ये आ रहा है, सीओसी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्लोज कहता है कि कंपनी एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, बट कंपनी ने, सीओसी एजुकेशन ने डिसाइड किया कि इस बार भैया एजुकेशनल सर्विसेज में हम लोग टॉप पे हैं, इंडिया में नंबर 1 पे सीओसी एजुकेशन आता है, ठीक है? अब मैंने बोला, कंपनी कहते हैं काम करते हैं, सर क्यों ना एक काम करें, क्यों ना हम अब मोबाइल फोन बनाना स्टार्ट कर दें। अब से हम मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मोबाइल फोन और लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और हम बना के बेचेंगे ताकि बच्चे इन्हीं मोबाइल फोन में अपनी क्लासेस पढ़ लें। अब बताओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जवाब देना मुझे, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कंपनी इतनी समझदार है बेटा, इसने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान में रखा। कंपनी ने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान में रखा कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होने चाहिए, नंबर 1, नंबर 1। बट मुझे बताओ,
कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा कंपनी एजुकेशनल सर्विसेज के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, तो क्या कंपनी बेशक सारे असेंशियल एलिमेंट फुलफिल कर ले, नंबर वन पूरा हो गया, बट क्या ये कंपनी का टेक्निकल डिफेक्ट नहीं कहलाएगा क्या, कि कंपनी ने अभी तक अपने मेमोरेंडम में ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं किया और बिना एमओए चेंज किए, एमओए देखो हो सकता है कर सकती है, बट मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए लिखवाना पड़ेगा उसके अंदर, इसके लिए मीटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास होते हैं, वो सिखाऊंगा आगे आपको मैं। मुझे बताओ कि कंपनी मोबाइल फोन बनाना चाहती है और बेचना चाहती है बिना मेमोरेंडम चेंज किए, तो क्या इसे कंपनी का टेक्निकल डिफेक्ट नहीं कहोगे क्या? क्योंकि रीजन इज कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है उसके अलावा उससे आगे नहीं कोई काम कर सकती, दैट इज बियॉन्ड दी पावर जाके काम नहीं कर सकती। एमओए क्या बता रहा है? पावर्स के बारे में। एमओए फॉलो नहीं कर रहे मतलब पावर फॉलो नहीं कर रहे, तो पावर से ज्यादा आगे तक काम नहीं करोगे, इट मींस अल्ट्रा वायरस एक्ट, बियॉन्ड दी पावर काम नहीं करोगे। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, कहां लिखा है ये बात? ये बात लिखी कंपनी एक्ट में और लिमिटेशन एक्ट दोनों में लिखी होती है। जहां जहां लिमिटेशंस है ना, वो सारी किसी भी एक्ट की लिमिटेशन इस लिमिटेशन एक्ट में लिखी जाती है। तो जवाब दो बेटा, क्या सीओसी एजुकेशन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही है जिन मैन्युफैक्चरर के साथ में, जापान जर्मनी कंपनी के साथ में, जापान के साथ में, अब बताओ कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? यस और नो? क्या उसे वैलिड कहोगे या अनएनफोर्सिएबल कहोगे? बताओ। बेशक कंपनी ने सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे एसेंशियल कंडीशन पूरी फुलफिल की, फिर भी क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो पाएगी? यस और नो? हाँ जी, हाँ होता है विवेक, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, यस, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। अब बताओ क्या इसका आंसर क्या देके आओगे? ऑप्शन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? क्या आंसर देके आओगे? यस एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर इसे बोलेंगे अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन पूछूं, चलो। विजय माल्या, हाँ याद आया, विजय माल्या नीरव मोदी की बात कर लेता हूँ, सुनो ध्यान से गाइस। हालांकि स्टोरी बताऊंगा बाद में कि विजय माल्या चोर नहीं है, पहली बात सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हो? सच्ची मुच्ची? हाँ सच्ची चोर नहीं है, उसके मिस मैनेजमेंट की वजह से चीजें हुई थी। सुनो ध्यान से, अभी नहीं छेड़ूंगा बात, सुनो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये है कि विजय माल्या को या नीरव मोदी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया इसके पैसा नहीं है, ये पैसा पे नहीं कर पाएगा। सुनो ध्यान से, एग्जांपल के लिए, अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए कि तू इंसॉल्वेंट है भाई, तेरे बस की नहीं है पैसा पे करना, तुमसे ना हो पाएगा, सुन लो, तो ऐसे सिनेरियो में रिप्लाई करना इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंडिया में एक्ट है इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तो इंसॉल्वेंसी एक्ट कहता है बेटा, जैसे कंपनी एक्ट बोलता है ना कि नहीं कर पाओगे, ऐसे इंसॉल्वेंसी एक्ट बोलता है कि अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, तो जब तक वो इंसॉल्वेंट है, जब तक वो इंसॉल्वेंट है और अपना पुराना लोन नहीं चुका देगा, वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बात लिखी है इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर, ठीक है? अब मुझे बताओ, एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, बट वो आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी और के साथ में, ये बोलकर सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे कर रहा है, बट इंसॉल्वेंसी एक्ट में मना किया, मतलब टेक्निकल डिफेक्ट है कि अलाउड नहीं है। जवाब दो बेटा, क्या कोई इंसॉल्वेंट पर्सन इंसॉल्वेंट होने के बाद में बिना अपने लोन चुकाए हुए क्या किसी दूसरे पर्सन के साथ में दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बताओ हाँ या ना, और नहीं कर सकता तो क्या बोलोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कर लिया जाएगा तो? बताओ। अगर आज बाबा राम रहीम जेल में बैठे हैं, जब तक सजा हो रखी है अंडर दी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के तहत, उन्हें अलाउड नहीं है भाई कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें। बोलो तो अभी जेल से बाहर आए घूमने के लिए, है छुट्टी लेके, तो नाउ प्लीज टेल मी, बेल पे बाहर आ गए और अब आके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के, लेकिन आईपीसी ने मना किया कि नहीं कर सकते। जवाब दो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को तुम क्या नाम दोगे? बताओ बताओ बताओ। बाबा राम रहीम के कॉन्ट्रैक्ट को तुम क्या नाम दोगे? क्या उसे वैलिड कहोगे, वॉइड कहोगे, वॉइडेबल कहोगे, या कहोगे अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट? बताओ बताओ बताओ, या कहोगे अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट? वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली। दिव्या, विवेक, करीना, अविनाश, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। एग्जैक्टली, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, चाहूं तो इस स्पीड को और बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं दिस इज बेन फंडामेंटल गाइस, यही पार्ट हमारे सभी चैप्टर में काम आएगा, सबके अंदर हर बात यही उठेगी बात कि कॉन्ट्रैक्ट को कहोगे क्या, दैट विल डिसाइड योर राइट आंसर गाइस, सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है? तो बात क्लियर है गाइस? ये हमने पढ़ा, हमारे पास में ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी 5 पार्ट हमारे थे, बचे 3 पार्ट, ये पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा हमारे पास में, मतलब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और आई विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर।
तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 अपने दोस्तों तक, भाई लोगों तक पहुंचा दो, आग की तरह फैला दो, और नलायकों सबको बोलो कि लाइव में ज्वाइन करें। रिमेंबर, वरना फिर फायदा क्या लाइव क्लास लेने का, फिर तो हम रिकॉर्डिंग क्लास डाल देंगे आप लोगों के लिए डालनी होगी तो। रिमेंबर, तो लाइव में इंटरेक्शन से लो याद होता है, कंटेंट याद होता है मेरे लाल, ठीक है। तो सी द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाना गाओ जाओ, कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय। और कल क्लास है बेटा आपकी अकाउंट की और इकोनॉमिक्स की, तो क्लास को पहले से नोटिफाई कर लिया करो। हाँ जी। करीना, मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? करीना क्या बोल रही है बेटा? बिना किसी वजह से आई हैव क्वेश्चन है, क्या बोल? बाय बाय, ओके ठीक है। हाँ जी, कोई नहीं, काम करा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।